के कुछ दिन बाद शंघाई के स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आर्ट असेंबली में 18 का डिब्बा सबका स्वागत करता है। यहाँ कई सारी एकेडमी से स्टूडेंट्स को बुलाया गया है अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को दिखाने के लिए। इसके बाद एक एक करके वहाँ पे 5 जजों को बुलाया जाता है, जिनमें से 2 चेहरे तो जाने पहचाने थे, लेकिन इन दोनों तितलियों का चेहरा नया था। इनमें से एक का नाम लिंग युआन है और दूसरी का हानसर। स्टेज पे सबसे पहले सन रोंग को बुलाया जाता है। वहीं रिच मैन ये सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा था। इसके बाद सन स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस देने लगती है, लेकिन जब वो परफॉर्म कर रही थी, रिच मैन एक की प्रेस करता है और उसके की प्रेस करते ही उसके स्वॉर्ड से उसका कंट्रोल खो जाता है और वो स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। लेकिन एन वक्त पे ज़ुकोंग आके जाय को बचा लेते हैं। ये देख के ल्यूए और जाय में थोड़ा मामला गंभीर हो जाता है और मास्टर्स वो सन को डांट लगाते हैं कि इतनी सारी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करना खतरनाक है, ऐसा दोबारा मत करना। और बेचारी सन उदास होके वहाँ से चली जाती है। वहीं स्पेस स्टेशन में सभी कह रहे थे कि सन के एक्सीडेंट के बाद शो की रेटिंग अचानक से ही बढ़ गई है। इसके बाद चेन और हाउ की एक डुओ की परफॉर्मेंस थी। हाउ उसकी तलवार से चेन पे वार करने वाला था और चेन अपनी स्पिरिट से उस तलवार को बीच में ही पकड़ लेगा। इसके बाद हाउ चेन पे स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन उसी वक्त रिचमैन फिर से एक की प्रेस करता है और चेन उस स्वॉर्ड को नहीं पकड़ पाता। ये सब देख के हाउ कहता है ये चेन के मोटी बुद्धि का डेमोन्स्ट्रेशन था और उसका हाथ पकड़ के वहां से ले जाता है। और इस एक्सीडेंट के बाद उस शो के व्यूअर्स मिलियंस में पहुंच जाते हैं। अगली परफॉर्मर थी ईशा और वो बहुत सारे स्वॉर्ड्स को हवा में उड़ा के परफॉर्म करने लगती है। ये सब देख के सभी काफी इंप्रेस होते हैं। वहीं जाय कहती है कि ये साइंटिफिक कल्टीवेशन का दौर है। बॉडी कंट्रोल सिस्टम के साथ हजारों स्वॉर्ड्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर पुराने तरीकों पे ही टिकी रही तो तुम हमेशा 10 स्वॉर्ड्स पे ही टिकी रह जाओगी। तभी वहाँ हाउ चेन को लेके आ जाता है और वो सन को बताता है कि डैमेज होने लायक उसकी खोपड़ी के अंदर कुछ नहीं था, तो वो बिल्कुल ठीक है। परफॉर्म करने का अगला नंबर लिन का था और वो बिना ग्लास के काफी सुंदर लग रही थी, तो सभी ठरकी लड़के उसे चेयर करने लगते हैं। इसके बाद लिन परफॉर्मेंस शुरू कर देती है और वो परफॉर्मेंस के दौरान एक बड़ा सा पेड़ उगा देती है और कुछ देर बाद ही वो उस पेड़ को आग लगा देती है। इसकी वजह से शो के व्यूअर्स 5 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद लिन पेड़ की आग को बुझाने लगती है, लेकिन वो बुझ ही नहीं रही थी और वो पेड़ उसके ऊपर गिरने लगता है। तभी वहां सन आके उस पेड़ को रोकने की कोशिश करती है और इस बार वो अपने स्वॉर्ड स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेती है और उसकी मदद से आग को बुझा देती है। इसके बाद वो दोनों ही साथ में मिलके परफॉर्म करने लगते हैं और वो बड़ी ही सुंदर सी ब्लॉसम ट्री उगा देते हैं और ये परफॉर्मेंस सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, खासकर इन दोनों तितलियों को। वहीं जाय ये देख के हैरान थी कि सन ने फिर से अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था और इसी वक्त उस शो के व्यूज 1 बिलियन से भी ऊपर चले जाते हैं। तभी वहां रिचमैन पहुंच जाता है और सभी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर पाया था। इसके बाद वो अपनी पावर को यूज करता है और जो भी उस शो को देख रहा था वो उसके कंट्रोल में आ जाता है। तभी सन उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? रिचमैन ये देख के हैरान था कि वो उसके कंट्रोल में नहीं है। वैंग कहता है कि मैंने तो बस की पोजीशन 2 मीटर आगे कर दी, जिस वजह से सभी लोग सन के कंट्रोल में आ चुके हैं। रिचमैन गुस्से में आके वैंग पे हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी शो का होस्ट आता है और वो मैक्सटन से सीधा रजत दलाल बन के उसके खींच के मुक्का मारता है और वो उड़ता हुआ आसमान में पहुंच जाता है, लेकिन वो भी अपने होश में नहीं था। इसके बाद सभी ऑडियंस भी उनकी तरफ बढ़ने लगती है और वो सभी रियलाइज करते हैं कि वो सब सन के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो ज़ॉम्बीज़ जैसे बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग फिर से जेल में बंद है और वो गार्ड्स के सामने बाथरूम जाने का बहाना लगा रही है, पर जब से उसने वहां से भागने की कोशिश की थी, यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और वो सब इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाले। लेकिन उसी वक्त रिचमैन का मैजिक उन सभी सोल्जर्स पे भी असर कर जाता है और वो भी डीमन स्पिरिट से इन्फेक्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों छुप छुप के वहां से जा रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में उनके सामने ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिनसे वो किसी तरह बच के बाहर आ जाते हैं। तभी जिंके उससे कहता है कि मास्टर, आप उनके ब्रेन को रीसेट क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे वो सब ठीक हो जाएंगे। पर वैंग कहता है कि ऐसा करने से उनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो सकता है। वो भागते भागते ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ की रास्ता बंद था, तो वैंग अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस पे उड़ता हुआ वो तीनों को लेके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। वो सोच ही रहे होते हैं कि वो आखिर करें क्या, लेकिन तभी वो नीचे देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज़ अब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ पे चैन आता है और वो इतनी तेजी से दौड़ता है कि जमीन से सीधा बिल्डिंग पे चढ़ जाता है और सन से पूछता है, सन क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? सन कहती है, चल बे। ये सुन के वो बेचारा जमीन पे गिर जाता है और उसके ऊपर से स्पेल का असर टूट जाता है। सन को लग रहा था कि ये कर्स उसके रिजेक्शन की वजह से टूटा है, जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज़ को चिल्लाते हुए कहती है कि वो उन सब से नफरत करती है और ऐसा कहते ही उन सभी के ऊपर से कर्स टूट जाता है। लेकिन अभी भी कई सारे लोग थे जो कि इससे फ्री नहीं हुए थे, तो लिन आइडिया देती है कि सन लाइव स्ट्रीम करके सभी को रिजेक्ट कर देगी, जिससे सभी का कर्स हट जाएगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ जियांग पहुंच जाती है और वो कहती है कि अगर तुम नेटवर्क को यूज करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सामने सरेंडर करना होगा, और जोर जोर से हंसने लगती है। पर वो इतनी ज्यादा दूर थी कि इन सब
को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी वो सभी उसे ऊपर देखने को कहने लगते हैं और जब वो ऊपर देखती है, ऊपर से एक मीटियोर आ रहा था और वो सीधा उसके ऊपर गिर जाता है और होपफुली वो इस बार मर चुकी होगी। वैंग अपनी पावर से देखता है कि ये मीटियोर रिच मैन ने भेजा था और वो कह रहा था कि फिर से मैंने मिस कर दिया। वहीं टावर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से अब सन लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकती है और क्योंकि अगला टावर कई 100 किलोमीटर दूर है, वो वहां तक जा भी नहीं सकते। तभी वैंग सैटेलाइट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके बाद वैंग उन सभी को अपनी स्वॉर्ड पे बिठा के ले जाने लगता है। वहीं इतना सारा वजन जिंके के लिए बहुत ज्यादा हो रहा था। तभी वैंग उसे लालच देता है कि वो उसे 2 क्रिस्पी नूडल्स देगा और ये सुनते ही वो जोश में आके बड़ी ही तेजी से जाने लगता है। लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। लिन और चैन आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि वो दोनों इन सभी को रोकेंगे ताकि वैंग और सन सैटेलाइट तक पहुंच पाए। तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं चैन और लिन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। वो दोनों जल्दी से ट्रेन में पहुंच जाते हैं और वो ट्रेन स्पेस लूप के लिए निकल पड़ती है। वहीं वो एटमॉस्फेयर सन को थोड़ा रोमांटिक लगने लगता है। तभी वैंग उससे कहता है, सन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सन कहती है कि हिचकिचाओ मत, ये शायद दुनिया का आखिरी दिन हो सकता है। मैं कह रहा था, क्या तुमने नोटिस किया वहाँ स्टेशन पे टिकट चेक करने के लिए कोई भी नहीं था। और बेचारे सन की सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है और वैंग कहता है कि चैन और लिन हमारे साथ आ सकते थे। वहीं चैन और लिन ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते थक चुके हैं और जमीन पे पड़े हुए हैं। इसके बाद सन और वैंग स्पेस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और सन लाइव स्ट्रीम करते हुए सभी से कहती है कि मुझे तुम सभी का प्यार नहीं चाहिए, मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी का प्यार चाहिए और वो मेरे लिए काफी होगा। ये सुन के वैंग हैरान हो जाता है। वहीं सभी लोगों का दिल टूट जाता है और उनके ऊपर से कर्स हटने लगता है। वो सभी इस जीत को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि एक बड़ा सा मीटियोर अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। रिच मैन अपने असली रूप में आ जाता है और वो कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो पूरे अर्थ को लेकर मरूंगा। ये देख के सन डर जाती है पर वैंग कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और वो अपनी तलवार उस मीटियोर की तरफ फेंक देता है जिससे कि उस मीटियोर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये सब कुछ भयानक होता होता काफी सुंदर हो जाता है और वैंग सन को अपने क्रिस्पी नूडल्स ऑफर करता है। वहीं इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ की रिच मैन मीटियोर से अर्थ पे हमला करने जा रहा था और काउंसलर उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रिच मैन बताता है कि हम सन के डिसेंडेंट पे फालतू में इतना फोकस कर रहे थे, वहाँ असली मुसीबत तो उसका दोस्त है। काउंसलर उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन डीमन एम्परर उसे इस चीज की इजाजत दे देता है। इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है। रिच मैन की मौत के बाद वो दोनों ही बड़े गुस्से में होते हैं और डीमन एम्परर अपने काउंसलर से कहता है कि वो सारे डायमेंशनल लैंप्स को जला दे। काउंसलर बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद सन और वैंग अर्थ की तरफ वापस जा रहे होते हैं लेकिन जैसे ही वो एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं वो अचानक से ही 3D एनिमेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पर क्योंकि अर्थ बिल्कुल ही नॉर्मल दिख रहा था, उन्हें लगता है कि सिर्फ स्काईलूप सैटेलाइट ही 3D में ट्रांसफॉर्म हुआ है। वहीं डीमन एम्परर ने अर्थ पे बहुत सारे डीमंस को भेज दिया है जो कि वहां तबाही मचा रहे हैं। जिसके बाद मास्टर ज़ुओ दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिशनर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और वो प्लान में बताता है कि ये पोर्टल फैक्शन 60 के ऊपर खुला है और वहां पे वही मशीन है जिससे कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लेवल को मेजर किया था। तो अगर वहां एक पावरफुल प्रैक्टिशनर जाता है और लाइटनिंग को समन करता है तो वो एक ही झटके में बहुत सारे डीमंस को खत्म कर देगा। लेकिन उनका नंबर 1 प्रैक्टिशनर वहां नहीं था तो नंबर 2 खड़ा होता है और कहता है कि वो सभी को दिखाएगा कि असली नंबर 1 वही है। वहीं सैटेलाइट में सन अपनी तलवार एक तरफ फेंकती है लेकिन वो दूसरी तरफ से घूम के वापस आ जाती है। इसके बाद वैंग दीवार तोड़ के वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके बाहर भी वो खुद ही को देख पा रहे थे, यानी वो एक तरह से एक लूप में फंस चुके हैं। सन पूछती है कि तो अब हम क्या करें। वैंग कहता है कि मेरी स्वॉर्ड इस लूप को तोड़ सकती थी, हाँ अगर तुमने मुझे इतना दूर ना फेंका होता तो। वहीं जिस लूप में वांग और सन फंसे हुए हैं वो सारा डीमन एम्परर का किया धरा था ताकि वो वैंग को अर्थ से दूर रख सके, जहाँ की ज़ुओ और बाकी के इमोर्टल्स सभी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। पर उन डीमंस की तादाद बहुत ज्यादा थी तो वो उन सभी ह्यूमंस पे भारी पड़ रहे थे। वहीं सैटेलाइट में वैंग को कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है और वो उसके ग्राफिक्स काफी हाई क्वालिटी पे सेट कर देता है जिससे कि उन दोनों की एनिमेशन भी काफी अच्छी हो जाती है। और जब उसकी नजर अर्थ पे जाती है वो देखता है कि अर्थ काफी बड़े खतरे में है। वहीं अर्थ पे सभी डीमंस ने ज़ुओ को घेर लिया है पर असल में ज़ुओ ही उन सभी को वहां लेकर गए थे, जहाँ की नंबर 2 अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और फिर उस थंडर स्ट्राइक से सभी डीमंस पे हमला कर देता है। लेकिन तभी एक जायंट डीमन उन पे हमला करने जाता है लेकिन बाकी के इमॉर्टल्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आ जाते हैं और वो सभी मिलके उसे भी हरा देते हैं। लेकिन तभी डीमन एम्परर डीमन कैरियर से नंबर 2 के ऊपर हमला करता है जिसे कि नंबर 2 पूरी कोशिश कर रहा होता है रोकने की, लेकिन ये देख के काउंसलर और डीमन एम्परर हंसने लगते हैं और इसी वक्त वो बहुत सारी ऐसी डीमन कैरियर्स अर्थ के ऊपर टेलीपोर्ट कर देते हैं और नंबर 2 के ऊपर भी और ज्यादा स्पेसशिप्स आ जाती है जिससे वो उनसे दब जाते हैं। उन सभी शिप्स में से बहुत सारे डीमन
डीमंस बाहर आने लगते हैं। दूसरी तरफ सैटेलाइट में वो दोनों ही अपने सामने दुनिया को तबाह होते हुए देख रहे थे, पर वैंग कहता है कि अभी भी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ये एक 3D गेम जैसा है, तो अगर हम ग्राफिक्स कार्ड को ओवरलोड कर दें तो हम इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। वैंग उसे एक मिरर पकड़ा देता है और उसके सामने अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है और साथ ही सन को अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकालने को कहता है और इसकी मदद से वो दोनों मिलके डीमन एम्परर के सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं और उनके ट्रैप से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वैंग अर्थ को बचाने के लिए जाने लगता है। सन कहती है कि अगर तुम जाओगे तो सभी को तुम्हारी असलियत का पता लग जाएगा। अबे ओ पागल औरत, मेरी पूरी फैमिली और मेरे दोस्त वहां रहते हैं और मैं सारी दुनिया को तबाह होने दूं क्योंकि उन्हें मेरी असलियत का पता लग जाएगा? दिमाग ठीक है तेरा? और वैंग वहां से उड़ता हुआ सीधा अर्थ पे पहुंच जाता है और रास्ते में वो कई स्पेसशिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के ज़ुओ कहता है, मास्टर आप वापस आ गए। न्यूज में खबरें चलने लगती है कि एक अनजान व्यक्ति ने आके कई सारे स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वैंग जब बाकी सारे स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, लेकिन तभी वहां एक लड़की आ जाती है। वो उससे कुछ कहती है और उसी वक्त उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है। वहीं मास्टर ज़ुओ और बाकी सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन ट्रेनिंग कर रही थी और उसके फादर उसे ट्रेन कर रहे थे, लेकिन वो अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके डैड उससे कहते हैं कि वो लगभग इसे सीख ही चुकी है और लिन उनसे पूछती है कि क्या मैं सच में बटरफ्लाई रेस की हूँ, क्योंकि उसके सभी दोस्त उड़ सकते थे पर अभी तक उसके तो पंख भी नहीं आए। पर उसके डैड कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे जितना छोटा था, 10 साल तक भी मेरे पंख नहीं आए थे, तो एक दिन तुम्हारे दादाजी ने मुझे बटरफ्लाई वैली में फेंक दिया और वहीं मैंने उड़ना सीखा। इसके बाद उसके डैड उसे बताते हैं कि उनके पंख स्पेशल होते हैं जिससे वो स्पेस और टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं और डीमंस हमेशा से ही उनकी ताकत के पीछे पड़े रहते हैं, तो अगर गलती से भी उनकी ताकत उनके पास आ गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लिन उनसे पूछती है कि पर डीमंस यहाँ तो नहीं आएंगे ना? चिंता मत करो, अगर वो आए भी तो तुम्हारे डैड तुम्हें बचा लेंगे। तभी वहाँ बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं। ये देख के उसके डैड एक पोर्टल ओपन करते हैं जो कि सीधा अर्थ को जा रहा था और उसमें उसे फेंक देते हैं और इसके बाद ही उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट उसका ख्याल रखती है और ये सारी चीजें लिन वैंग को बता रही थी। वो उसे आगे बताती है कि किस तरह डीमन रेस ने उनकी बटरफ्लाई स्पीशीज को हरा के उनकी दुनिया की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ले ली थी और इसी तरह अगर वो किसी भी स्पीशीज को हराते हैं तो वो उनकी दुनिया की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने लिए यूज करते हैं और इसकी वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वैंग उससे पूछता है तो तुम उनसे लड़ी नहीं? पर लिन कहती है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कुछ कर पाती। डीमंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनके डीमन एम्परर को तो एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ती। दुनिया पे कब्जा करने के लिए उसके सोल्जर्स ही काफी हैं। पर वैंग कहता है कि हमने तो उन्हें 10 साल पहले भी हराया था। पर लिन कहती है कि जब तुम एम्परर से मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। वहीं अर्थ पे डीमंस का अटैक जारी रहता है और सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। वो सोच रहा है कि आखिर मास्टर है कहाँ। तभी सभी के फोन में एक लाइव स्ट्रीम आती है और ये लाइव स्ट्रीम सन रोंग कर रही थी। इसके बाद सन रोंग एक लंबी चौड़ी स्पीच देती है कि इस दुनिया के सभी लोग एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं और सभी लोग अपनी दुनिया को बचाने के लिए लड़ सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग मोटिवेट होके लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं ये स्पीच सुन के डीमन एम्परर भी ताली बजाता है और कहता है कि वाह, तुम तो सच में सन के डिसेंडेंट हो, पर इससे कुछ होने वाला है नहीं। तभी वहाँ वैंग और लिन पहुंच जाते हैं और कहती है कि मैं इसे ले आई जैसा कि आपने कहा था, अब प्लीज मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट को वापस छोड़ दो। लेकिन तभी काउंसलर उसे घुटनों पे आने को कहता है, तुम जैसी नीच स्पीशीज एम्परर के सामने खड़ी होने लायक नहीं है। और वो वैंग को भी अपनी पावर से घुटनों पे लाने की कोशिश करता है, पर वो टस से मस नहीं होता और वैंग हल्का सा हाथ ही घुमाता है और काउंसलर दूर जाके दीवार से टकराता है। वहीं हजारों सालों से डीमन एम्परर को अपनी गद्दी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी और अपने सामने इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट देख के उसे लगता है कि फाइनली लड़ने में मजा आएगा। वैंग उससे पूछता है कि क्या अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये वॉर खत्म हो जाएगी? मैं बिना नाम वालों से नहीं लड़ता, पहले अपना नाम बताओ बच्चे। चल बे सुअर की औलाद। तभी गुस्से में वो उस पे हमला कर देता है, लेकिन उसके इस हमले से वैंग को कुछ भी नहीं होता और वैंग कहता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। वहीं कई सारी डीमन शिप्स स्काई लूप के पास भी आ गई हैं और डीमंस ने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। लेकिन तभी वहां जिंके पहुंच जाता है और सभी कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ सन रोंग के पास पहुंच जाता है। सन पहचान जाती है कि वो वैंग की स्वॉर्ड स्पिरिट है और उससे पूछता है कि क्या वैंग ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। जिंके कहता है कि मास्टर को उन्हें क्या होगा। वहीं डीमन वर्ल्ड में डीमन एम्परर की पिटाई हो रही है। उसे देख के डीमन कहता है, आखिर तुम हो कौन? ह्यूमन रेस में इतना स्ट्रॉन्ग कोई कैसे हो सकता है और मैंने तुम्हारे बारे में अभी तक सुना कैसे नहीं। वैंग कहता है कि अगर मैं अर्थ पे अपनी पूरी ताकत का यूज करता तो अर्थ तबाह हो जाता, पर क्योंकि वो अब अर्थ पे नहीं है वो अपनी पूरी ताकत का यूज कर सकता है। तभी डीमन एम्परर वहां से भागने लगता है और वैंग उसका पीछा करता है। वो कॉन्फिडेंट है कि स्पीड में तो वैंग उसे नहीं हरा पाएगा, तो वो उस पे अपनी स्पीड का यूज करके हमला करने लगता है। वो कई मुक्के उसके ऊपर लैंड करता है, लेकिन फिर वैंग भी उसकी स्पीड के साथ कीप अप करने लगता है और वो दोनों ही बड़ी ही
तेजी के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, पर वैंग अभी भी उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा था और बस उसके अटैक से बचता हुआ भाग रहा था। इसके बाद डीमन एम्परर एक पावरफुल अटैक से उसके ऊपर हमला करता है। वैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोकते रोकते वो प्लेनेट के अनगिनत चक्कर लगा देता है, लेकिन आखिरकार वो उसे रोकने में कामयाब होता है। एम्परर को ये सब देख के अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। तभी वैंग उसे चक्कर घन्नी की तरह घुमा के उस प्लेनेट के मून पे फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ लिन अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को लेके जा रही थी और वैंग डीमन एम्परर को मारने जा रहा था। तभी एम्परर कहता है, रुको, मैंने अनगिनत दुनियाओं पे कब्जा किया है और ह्यूमन से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसेस को तबाह किया है, लेकिन तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा सकते हो? वैंग कहता है कि कभी भी ह्यूमंस ने हार नहीं मानी है और वो हर मुसीबत से डट के लड़े हैं। वो कभी भी तुम्हारे जैसे दानव से नहीं हार सकते। अबे ओ, मैं उन चिलगोजों की वजह से नहीं हारा हूँ, मुझे तुमने हराया है। तभी वैंग के पीछे काउंसलर आ जाता है। आखिर मुझे मौका मिल ही गया। सबकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। मुझे पता है कि हर हफ्ते तुम्हारे पीठ के पीछे एक स्पिरिचुअल एमुलेट चेंज होता है, यानी यही तुम्हारी कमजोरी है, और वो उसकी सील को उतार देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देख के एम्परर भी खुश हो जाता है कि अब तो वो जीत ही जाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि वैंग की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है और साथ ही जो ह्यूमंस पे डीमंस और उनकी शिप थी वो भी एक एक करके खत्म हो जाती है। और ये सब देख के सभी लोग खुशी से उछलने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश होने लगती है। इस बारिश से सभी की चोट ठीक होने लगती है और दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वापस अर्थ पे ले आई है और वहीं पे वैंग भी पहुंच जाता है। लिन को लगता है कि वो उसे यहाँ पनिश करने आया है, तो वो उससे कहती है कि वो उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट को कुछ ना करे, पर वैंग उससे कहता है कि वो उसकी पॉकेट से फोन निकाले और उसके डैड को कॉल करे, जिसके बाद लिन ऐसा ही करती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस वॉर को ग्रेट डीमन वॉर 2 के नाम से जाना जाता है और इस वॉर का हीरो भी मास्टर ज़ुओ को ही बनाया गया है। वहीं सन का फैमिली बिजनेस फिर से अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है और पूरी दुनिया धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने की कोशिश कर रही है। वहीं इस पूरी वॉर के दौरान फ्रॉगी को जेल में बंद रखा गया था। वहाँ पे ज़ुओ आ जाता है और उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें यहाँ जेल में रखने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। पर फ्रॉगी कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं 10 सालों तक फैक्शन 59 में बंद जो रहा था, तो कुछ दिनों तक जेल में रहना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद फ्रॉगी वैंग से कह रहा होता है, वाह तुम तो वॉर जीत गए, चलो अब वॉर खत्म ही हो गई है, तो मैं अपनी दुनिया से जरा घूम के आता हूँ। सॉरी, पर तुम्हारी दुनिया बची नहीं है। पिछली बार जो डीमंस ने सिटी की ऐसी की तैसी की थी वो अभी तक रिबिल्ड ही हो रही है और क्योंकि अब डीमन वर्ल्ड तबाह हो चुका है, डीमंस अर्थ पे आने लगे हैं। तभी वहाँ एक डीमन आ जाता है और वो वांग के नूडल्स खराब कर देता है। इससे वैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से एक लड़की उसके ऊपर मिसाइल छोड़ देती है और उसे मार गिराती है, जिसके बाद वो खिड़की से नजारा देख के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सभी स्कूल जा रहे होते हैं। हाउ लिन से पूछता है, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? लिन कहती है, नहीं तो सब ठीक तो है। वही तो दिक्कत है, ठीक कैसे है? अभी तो डीमंस ने हमला किया था और इतनी जल्दी स्कूल कैसे शुरू हो गया? मैंने तो होमवर्क भी नहीं किया। वहीं पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि फ्रॉगी अपनी पावर से अपना घर ठीक कर लेता है और उसी वक्त वहाँ ज़ू पहुंच जाता है और वो कहता है, मास्टर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्टीवेशन ने स्कूल को ठीक करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। क्या आप कोई ट्रिक जानते हैं जिससे ये जल्दी ठीक हो जाए? ये सुनते ही वैंग फ्रॉगी की तरफ देखता है और फ्रॉगी को समझ आ जाता है कि उसकी फिर से शामत आने वाली है, जिसके बाद फ्रॉगी अपनी पावर का यूज करके कुछ ही सेकंड्स में स्कूल को वापस से ठीक कर देता है। पर इतनी पावर यूज करने की वजह से वो बुढ़ा हो जाता है। वहीं वापस स्कूल में सन वापस से अपनी पुरानी शान और शौकत के साथ स्कूल में एंट्री लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दोस्तों से मिल पाती, वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें से वही लड़की बाहर निकलती है और वो कहती है, तुम ही फैक्शन 60 की सबसे पॉपुलर लड़की हो ना? तभी वहाँ से वैंग गुजरने लगता है और सन उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वहीं क्लास में चैन और हाउ उसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर वो है कौन, और चैन कहता है कि उस हेलीकॉप्टर पे क्यूमिया फैमिली का लोगो था और वो एक एक्सॉर्सिस्ट फैमिली है। तभी अपने पंटरों के साथ वो लड़की उस क्लास में पहुंच जाती है। एक छपरी कहता है, ये यूकिमिया फैमिली की फर्स्ट डॉटर है और इसका नाम योशिको है। ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और तुम्हारी कंट्री में पढ़ने आई है। तभी योशिको सीधा सन को एक फाइट के लिए चैलेंज कर देती है और कहती है कि अगर मैं जीत गई तो मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी इस स्कूल की टॉप स्टूडेंट के तौर पर। तभी प्रोफेसर वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम ऑर्डिनरी क्लास की हो, और ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा जाता है। वहीं अगले सीन में वो सभी उससे माफी मांग रहे होते
होते हैं क्योंकि वो उसे गलत क्लास में लेके पहुंच गए थे। और अब योशिको अपने यहाँ आने का असली मकसद बताती है। क्यूमिया फैमिली इस कंट्री के ऊपर कब्जा करना चाहती है क्योंकि डीमंस के अटैक की वजह से ये बहुत कमजोर हो चुकी है और इसकी शुरुआत वो फैक्शन 60 की टॉप स्टूडेंट बन के करेगी। जिसके बाद वो एक स्क्रोल निकालती है और उस आदमी को उसमें बंद कर देती है और ये देख के बाकियों की फट जाती है। इसके बाद जब वैंग और सन कहीं जा रहे थे उनके सामने फिर से योशिको आ जाती है। सन को लगता है कि वो फिर से उसे परेशान करने आई है, पर वो इस बार वैंग के लिए गिफ्ट लाई थी और गिफ्ट में वो बहुत सारे क्रिस्पी नूडल्स लाई थी। सन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम नूडल्स देके मेरे दोस्त को खरीद लोगी, पर वैंग तो वहां पहुंचा हुआ था और वो नूडल्स देख के उसके आगे पीछे घूमने लगता है। अपने प्यार को खुद से दूर जाता देख के सन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल के कहती है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। पर योशिको कहती है कि मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ बल्कि स्कूल की टॉप गर्ल के तौर पर रिप्लेस करने आई हूँ और उसे कुकिंग के लिए चैलेंज कर देती है, जो कि सन एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों का कंपटीशन शुरू हो जाता है और इस कंपटीशन का होस्ट अपना हाउ था। वो दोनों ही कॉम्पिटिटर्स को इंट्रोड्यूस करता है और इस कंपटीशन का जज वैंग है। जिसका भी खाना उसे सबसे अच्छा लगेगा वो जीत जाएगा। कंपटीशन के शुरू होते ही योशिको बड़ी ही तेजी से खाना बनाने लगती है, पर दूसरी तरफ सन को सॉस और तेल में ही फर्क नहीं पता चल रहा था। तभी उसका बॉडीगार्ड आके उसे बताता है कि तेल उसके लेफ्ट हैंड में है, पर उसे गैस भी ऑन करना नहीं आता था। तो वो भी उसका बॉडीगार्ड बताता है, पर वो खाना बनाने की जगह खाने को जला देती है। वहीं योशिको के खाने की खुशबू सभी को बहुत पसंद आ रही थी। वहीं योशिको ने कुकिंग के लिए उसे इसीलिए चैलेंज दिया था क्योंकि उसे पता था क्योंकि अमीरजादी होने की वजह से उसे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। जिसके बाद वो वैंग के पास अपना खाना लेके जाती है जो कि वाकई में बहुत सुंदर दिख रहा था और जब वो तीनों उसे खाते हैं वो खा के पागल ही हो जाते हैं। वहीं जब सन वैंग को खाना खाते हुए देखती है वो सोचती है कि शायद वैंग को खाना पसंद नहीं आ रहा और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और जब वो वैंग के पास खाना लेके जाती है उसमें से तेज रोशनी निकलती है, पर उसमें तो बस नूडल्स का पैकेट था। वहीं सन कह रही होती है कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो उतने ही टेस्ट को लेके इनसेंसिटिव हो जाते हैं और वैंग के लेवल पे तो उसे बहुत ज्यादा टेस्टी चीजें भी बेस्वाद लगती होंगी। इसके बाद वो नूडल्स में मसाला मिक्स करके उसे दे देती है। जैसे ही वो उसे खाता है उसकी यादें ताजा होने लगती हैं जब उसने नूडल्स को खाना शुरू किया था और उसे नूडल्स इतने पसंद क्यों हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखों में से एक आंसू गिरता है। उसके गिरते ही वहां आसपास बहुत सारे फूल उगने लग जाते हैं और पेड़ों पे अचानक से ही पत्ते आ जाते हैं। जिसके बाद वो घपाघप पूरा पैकेट खाने लगता है। योशिको कहती है कि तुमने चीटिंग की है, पर सन कहती है कि तुम वैंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती। चाहे तुम उसके सामने एक 5 स्टार डिश रख दो लेकिन उसके लिए क्रिस्पी नूडल्स से ज्यादा टेस्टी कुछ भी नहीं है। और इस तरह से सन इस कंपटीशन को जीत जाती है और वैंग के साथ वहां से जाने लगती है। इसके बाद रात को फ्रॉगी सपना देख रहा था और वो सपने में अपना पास्ट देखता है जब वो इत्तू सा था। आज उसका बर्थडे है और उसकी मॉम उसके लिए केक बना रही है। जिसके बाद सभी चुन्नू मुन्नू उसको बर्थडे विश करते हैं और केक बन के भी तैयार हो जाता है। फ्रॉगी विश मांगता है कि काश मैं डीमन किंग बन जाऊं तो मैं सबको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और तभी उसकी आंख खुल जाती है और तभी उसके फोन में हैप्पी बर्थडे का मैसेज आता है। उसी वक्त वैंग वहां आता है और उसके लिए खाना रख रहा होता है और वो उससे पूछता है तुम्हारी डीमन रेस में बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वाह क्या बात है, मेरी पूरी डीमन रेस को खत्म करने के बाद और अब तुम मेरे बर्थडे। एक सेकंड, क्या बोला तुमने? वहीं क्लास में सन, हाउ और चन फ्रॉगी के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इसके बाद जब सन लिस्ट को पढ़ती है वहाँ पे बर्थडे एग भी लिखा था पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर मिलेगा कहाँ। तभी वहाँ वैंग आ जाता है और कहता है कि ये फ्रॉगी के टाउन में कस्टम है, फिक्र मत करो इसे मैं संभाल लेता हूँ। तभी सन सभी से कहती है ये पार्टी सरप्राइज होगी तो उसे इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। तभी वहाँ फ्रॉगी आ जाता है और उसे देख के सभी लोग अपना सामान छुपाने लगते हैं और सन ब्लैक बोर्ड छुपा रही थी। तभी सन उसे लिन को दे देती है और उससे कहती है कि वो फ्रॉगी को घुमाने ले जाए। लिन कह रही थी कि पर मैंने तो होमवर्क करना है, लेकिन फ्रॉगी खुद ही उसे लहराता हुआ वहाँ से ले जाता है और सन उससे कहती है कि कम से कम 2 घंटे तक वापस मत आना। वहीं फ्रॉगी बड़ा ही खुश है क्योंकि कई सालों बाद कोई उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से किसी गुफा में जाता है और वो यहाँ फ्रॉगी के लिए वो अंडा ढूंढने आया है और कुछ देर बाद ही उन्हें बहुत सारे अंडे दिख जाते हैं। वैंग एक अंडे को बोरी में भर ही रहा था लेकिन तभी पीछे से कोई चीज उस पे हमला कर देती है। अगले सीन में वैंग अंडा वापस ले आता है और उसे हाउ को हीट करने के लिए दे देता है। वो उससे पूछता है कि तुम इतना बड़ा अंडा लाए कहाँ से? बहुत लंबी कहानी है ये, बाद में बताता हूँ, पहले मुझे नहाना है। वहीं लिन और फ्रॉगी जब साथ में बैठे हुए थे वहाँ मिस पान आती है और उन दोनों की बातों से फ्रॉगी को पता लगता है कि मिस पान अपना
अपना फोन रिफाइनरी रूम में ही भूल गई हैं और वो उसे वहाँ लेने जा रही हैं। तभी फ्रॉगी का माथा खनकता है कि वैंग मिल रिफाइनरी रूम में ही उसके लिए सरप्राइज प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फ्रॉगी वहाँ सुसु का बहाना लगा देता है और भागता भागता सीधा रिफाइनरी रूम में पहुंच जाता है और अपने सामने एग को देख के सोचता है, वाह, वैंग ने तो एग को भी ढूंढ लिया। थोड़ी देर बाद ही उसे टीचर का मोबाइल मिल जाता है, लेकिन उसी वक्त पान भी वहाँ पहुंच जाती है। पर फ्रॉगी मास्टर जुओ के रूप में आ जाता है और बड़े ही रोमांटिक माहौल बनाते हुए कहता है, मिस पान, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मिस पान शर्माते हुए कहती है, वो मैं फोन अपना यहीं भूल गई थी। तो फ्रॉगी उसे फोन दे देता है। इसके बाद पैन उस बड़े से अंडे के बारे में पूछती है, पर फ्रॉगी कहता है, छोड़ो उन सब बातों को, थिएटर में नई मूवी लगी है, चलोगी मेरे साथ देखने? और मिस पान कहती है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे देखने? मैं 8 बजे देखने जा रही हूँ और मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट भी है। और वो ये बोलते बोलते टिकट बुक कर रही थी। फ्रॉगी कहता है, ठीक है, वहाँ पहुँच जाना। जिसके बाद पान वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। इसके बाद चैन और हाव वहाँ पहुँचते हैं। चैन उससे कहता है, तुमने काफी देर से अंडे को वैसे ही छोड़ दिया है, कहीं वो जल ना गया हो। पर हाव कहता है कि मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा था। और इसके बाद वो उस अंडे को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। फ्रॉगी वहाँ से जा ही रहा था कि उसे अपनी माता की बात याद आती है। अगर अंडे को हाई फ्लेम पे नहीं रखा गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं उन्होंने पूरा टेबल सजा रखा था। तभी उस अंडे में से एक छोटा सा केक बाहर आता है, जो कि उन दोनों को ही बड़ा क्यूट सा लग रहा था। इसके बाद चैन जब उसे कूची कूची कू करने ही वाला था, वो केक उछल के उसके मुंह से चिपक जाता है और फिर वो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद वो अंडे से एक और केक निकालता है और वो सीधा हाव के मुंह पे मार देता है। जिसके बाद वो सन को भी पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पर भी एक केक चिपक जाता है। जिसके बाद सन के बॉडीगार्ड्स वहां आ जाते हैं और वो केक से केक करके सभी बॉडीगार्ड्स की बॉडी पे कब्जा करने लगते हैं। और जब ये भसड़ मच रही थी, वहां वैंग पहुंचता है। तभी एक केक वैंग पे भी हमला करने जाता है, पर वैंग उसे कुचल देता है। जिसके बाद वो चैन और हाव को फ्री करता है। सभी बॉडीगार्ड्स के ऊपर लगे हुए केक्स को एक एक करके मार देता है। जिसके बाद वो सन के मुंह के ऊपर से भी केक हटा देता है और उसे मार देता है। जिसके बाद वहाँ एक बड़ा सा केक बचा हुआ था, पर वैंग उसे भी मार देता है। और उसी वक्त वहाँ फ्रॉगी पहुंचता है और वहाँ मची तबाही को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वैंग और उसके दोस्तों ने उसकी बर्थडे के लिए बहुत मेहनत की थी। इसके बाद फिर से वो टाइम की पावर को यूज करके टाइम रिवर्स कर देता है और फिर से लिन और फ्रॉगी उसी रूम की तरफ जा रहे थे। लिन को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उनके क्लासरूम की लाइट क्यों जली है। वहीं फ्रॉगी खुद को संवारता है और कहता है कि क्यों ना हम अंदर जाके देखें। और जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलता है, वो सभी हैप्पी बर्थडे वाला गाना गा रहे होते हैं और आखिर में बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू लिन। और ये सुन के बेचारे फ्रॉगी को एकदम से झटका लगता है। लिन उन सभी का शुक्रिया अदा करती है और तभी उस बर्थडे केक में से एक बहुत ही सुंदर सा केक बाहर आता है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन पीछे बेचारा फ्रॉगी सदमे में है। ये कॉमेडी सोच के बनाया था इन सब ने, पर सैड कर दिया इन गधों ने मुझे। वहीं मिस पान थिएटर के बाहर बहुत देर से जुओ का इंतजार कर रही थी, पर वो आते ही नहीं। तो वो उन्हें कॉल करके पूछती है कि आप कहाँ हो। जुओ कहते हैं कि वो तो अब्रॉड हैं और इस तरह से इनका भी पोपट हो जाता है।